चलो अब हम लोग आज के टॉपिक में देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी। राइट, अभी तक हमने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पढ़ा, बेसिक जीएसटी पढ़ा, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस पढ़ा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कभी कभी क्या होता है, सप्लाई तो हो रही है, गुड्स एंड सर्विस डिलीवर की गई है, लेकिन वैल्यू असरटेन नहीं हो पा रही है, गुड्स का प्राइस ही पता नहीं चल पा रहा है, राइट, सर्विसेज का प्राइस ही पता नहीं चल पा रहा है। तो फिर यहाँ पे वैल्यूएशन रूल जीएसटी में पहले ही दिए गए हैं कि अगर आप वैल्यू करेक्ट डिटरमिन नहीं कर पाएंगे तो फिर वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी आपकी सप्लाई की वैल्यू। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई। नॉर्मली वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, किसी भी सप्लाई वैल्यू का हम क्या वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन जनरल वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स कंसिडरेशन चार्ज फॉर द सप्लाई और रेसिपिएंट। बिल्कुल, जो भी वैल्यू चार्ज की है सप्लायर ने रेसिपिएंट से वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, उसी पे आपको टैक्स लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ मिस्टर एक्स ने गुड सोल्ड किया 1000 का, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है 1000 वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इसी पे क्या लग जाएगा जीएसटी। ओके, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या लिखा हुआ देखिए, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी और सर्विस और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसी को हम वैल्यू मानेंगे, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods and services or both where supplier and the recipient of supply are not related and price the sole consideration for supply। अब ध्यान से देखो, यहीं पे आपकी कई सारी बाइफर्केशन बन जाएंगी, यहीं पे कई सारी बाइफर्केशन बन जाएंगी कि नॉर्मली प्राइस ऑफ गुड्स क्या होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही हम प्राइस ऑफ गुड्स मानेंगे, राइट, वैल्यू मानेंगे। आगे यहाँ पे कहता है विच इज़ द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जो आप देते हो या देने का वादा करते हो, राइट, where the supplier and recipient of the supply are not related। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जहां पे सप्लाई होती है रिलेटेड पर्सन्स के बीच में। अब रिलेटेड पर्सन, अभी रुक जाओ, रिलेटेड पर्सन मैं आगे बताऊंगा कि कुछ ऐसे रिलेशन बताए गए हैं, जैसे आप अपने रिलेटिव को देते हो फैमिली रिलेशन को, या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को देगी, इस तरीके से जो एक तरीके से रिलेटेड पर्सन्स कैटेगरी बनाई गई है, उसको सप्लाई करोगे तो उसके अलग प्रोविजंस हैं, तभी यहाँ पे लिखा है नॉट रिलेटेड। एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, प्राइस ही सोल कंसिडरेशन, अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो उसके वैल्यूएशन रूल्स अलग से हम पढ़ेंगे, राइट। ओके, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द रेसिपिएंट फॉर सप्लाई। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डेफिनेशन बड़ी है लेकिन पॉज करके पढ़ना है तो समझ में आ जाएगी। क्या जो भी पेमेंट आप करते हैं वो है, चाहे मनी की फॉर्म में चाहे अदरवाइज फॉर्म में, ठीक है ना, आप पेमेंट करो या किसी और के थ्रू किया जाए। कंसिडरेशन के रूल भी हैं, अगर आपको बिजनेस लॉ थोड़ा सा याद हो तो कंसिडरेशन के ये रूल्स हैं। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम दी प्रोमिसर और एनी पर्सन, ठीक है ना, प्रोमिसी और एनी पर्सन, प्रोमिसी भी कर सकता है कंसिडरेशन और एनी पर्सन के बिहाफ में, राइट। तो यहाँ पे मतलब हर प्रकार की ट्रांजेक्शन को हम कंसिडरेशन लेंगे। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। मॉनेटरी वैल्यू को हम लेंगे, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबियरेंस, कुछ करने का और कुछ ना करने का, कुछ करने का कुछ वादा करने का वादा किया गया है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसी को हम कंसिडरेशन मानेंगे, वही ट्रांजेक्शन की वैल्यू है। Whether by recipient or by other person shall not include any subsidy given by, सब्सिडी वगैरह यहाँ पे नहीं लगेगी। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट मिलती है तो उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू में से डिडक्ट करेंगे और जो वैल्यू नेट आएगी उस पर जीएसटी लगाएंगे, राइट। जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उस पर अगर जीएसटी, उस पर अगर सब्सिडी है तो सब्सिडी हटा के ट्रांजेक्शन वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल का मतलब क्या है, इट मीन्स द कंसिडरेशन पेड और टू बी पेड बाय सप्लायर फॉर द सप्लाई। सिंपल सी बात। अब आप यहां से ध्यान से देखिए, कंडीशन 1, सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। जो हमने प्रोविजन पढ़े हैं वो किसके पढ़े हैं, सप्लाई जो हो रही है दो लोगों के बीच में, सप्लायर और रेसिपिएंट, वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पर्सन। डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी यहाँ पे आ गई। रिलेटेड पर्सन क्या है, किसके बीच में सप्लाई रिलेटेड मानी जाती है, तो यहाँ पे देखिए
पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर और अनदर बिजनेस, समझ गए, जिस कंपनी में आप हो उसके और डायरेक्टर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, या कोई ऑफिसर और डायरेक्टर दूसरी कंपनी का जिसमें उस कंपनी का इंटरेस्ट है। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर इन द बिजनेस, लो पार्टनर से ही फर्म की ट्रांजेक्शन हो रही है। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में ही हो रही है। एनी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल और होल्ड 25% ऑफ मोर आउटस्टैंडिंग वोटिंग शेयर्स। आप 25% से ज़्यादा किसी के पास शेयर होल्डिंग है, उसी से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसी को सप्लाई कर रहे हो या उससे सप्लाई ले रहे हो, तो रिलेटेड पार्टी। एक्चुअली रिलेटेड पार्टी का बहुत सारी जगह पे कंपनी लॉ में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हर जगह दिया गया है। इसको मना नहीं किया गया कि मत करो, इसको बस ये है कि आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को स्पेशली डिस्क्लोज करना पड़ता है, स्पेशली ये बताना पड़ता है कि आपने अपनी जान, मतलब जिनको आप जानते हो उनसे आपने ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं की जिससे कंपनी का नुकसान, यानी वो ट्रांजेक्शन भी प्रॉफिटेबल है। मतलब समझ में आया, रिलेटेड पर्सन से ट्रांजेक्शन मना नहीं है, बस ये है कि आप आर्म्स लेंथ प्राइस में ही करेंगे। व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस? जो मार्केट में ट्रांजेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे वन ऑफ देम डायरेक्टली हो गया, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन। जो ट्रांजेक्शन कर रही हैं सप्लायर रेसिपिएंट, वो दोनों ही मिला के किसी ऐसी पार्टी के थ्रू कंट्रोल होती हैं, थर्ड पर्सन वो उनको कंट्रोल करता है। तो आप आपस में क्या हो गए? रिलेटेड पार्टी हो गए। टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल थर्ड पर्सन, ये दोनों मिलके किसी को कंट्रोल करते हैं। ऊपर था इन दो को मिला के कोई कंट्रोल करता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये दोनों मिलके किसी को कंट्रोल करते हैं और दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। मेंबर ऑफ सेम फैमिली मतलब ब्लड रिलेशन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। देखिए अब वहाँ पे टर्म्स आ गई जो मैं आपको बता रहा था। प्राइस द सोल कंसिडरेशन लिखा हुआ है, प्राइस विल बी द सोल कंसिडरेशन इफ इट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। It means if the price charge which is equivalent to open market value or fair market value, then same will be sole consideration। वैसे हम नॉर्मली क्या मानते हैं? ट्रांजेक्शन अगर आर्म्स लेंथ प्राइस में है तो बेस्ट है, वही ट्रांजेक्शन वैल्यू है, नहीं तो ओपन मार्केट में जो रेट चल रहा होगा, मतलब आप कितने भी कर रहे हो कम ज़्यादा है मतलब नहीं, मार्केट में फॉर्मली किस डील हो रहा है वो वैल्यू को हम देख के कंसिडरेशन डिसाइड करेंगे। One important aspect is that both the condition will apply simultaneously. That means if only one condition is satisfied, then actual consideration will be value of supply। दोनों कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? पहली कंडीशन थी सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन ना हो और प्राइस सोल कंसिडरेशन हो, तो हम किसको मानेंगे? ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आप, दिस वन क्या एग्जाम्पल है? देखिए, मिस्टर ए सेलिंग अ प्रोडक्ट टू मिस्टर बी 12,000, ओपन मार्केट वैल्यू 24,000। जरूर कुछ झोल है, जो चीज़ 24,000 की खरीदी बेची जा रही है आपने 12,000 में करी, कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। मिस्टर बी अनरिलेटेड पार्टी, वैसे बोला जा रहा है अनरिलेटेड पार्टीज है, ठीक है। इन दिस केस वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 12,000 ए सिंगल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब भले मार्केट में 24,000 का सामान है, लेकिन क्योंकि दो कंडीशन में तो रिलेटेड पार्टी ना हो और प्राइस सोल कंसिडरेशन हो। अब यहाँ पे रिलेटेड पार्टी नहीं है, जब क्वेश्चन खुद कह रहा है तो ठीक है, जिस पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसी को ट्रांजेक्शन वैल्यू मानेंगे और उस पर जीएसटी लगाएंगे। अब इसी में देखो क्या लिखा हुआ है, सपोज मिस्टर ए एंड बी आर रिलेटेड पार्टीज, देन बोथ द कंडीशन आर डिससेटिस्फाइड। दोनों कंडीशन क्या हो गई? डिससेटिस्फाइड हो गई, तो हम 24,000 को क्या मान लेंगे? ट्रांजेक्शन वैल्यूज, वैल्यू सप्लाई और उस पर जीएसटी लगाएंगे। बात समझ में आई? रिलेटेड पार्टी और दूसरी कंडीशन क्या थी? मनी शुड बी सोल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किस होना चाहिए? मॉनेटरी होना चाहिए। कंडीशन किस होना चाहिए? मॉनेटरी होना चाहिए। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अब आ जाओ आप, ये आपको रूल याद होने चाहिए कि जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई काउंट करोगे, जैसे मान लो आप कहते हो आपने सामान बेचा, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम सेल पे जीएसटी लगाते हैं, तो सेल की वैल्यू में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। समझो जैसे आप नॉर्मली कहते हो कि सर सेल माइनस रिटर्न नेट सेल, राइट। तो नेट सेल को हम सेल टैक्स लगाना चाहिए, बिल्कुल। ऐसा थोड़ा ना कि जो सामान आपने बेचा उसने कुछ वापस कर दिया और आप बोलोगे नहीं ग्रॉस सेल पे जीएसटी लगे, ऐसा नहीं। तो जिस तरीके से रिटर्न माइनस करते हो आप, इसी तरीके से जीएसटी लगाने के लिए क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, वो हमें देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आप पहले इंक्लूजन पार्ट देख लेते हैं। इंक्लूजन मतलब लेफ्ट बॉक्स देखिए आप, इंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है? कोई टैक्स पे किया, ड्यूटी पे की, सेस पे किया, फीस पे किया, कोई चार्ज लगा, किसके अंदर एनी लॉ अदर देन जीएसटी लॉ इफ चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर, तो जोड़ेंगे।
जितने टैक्स ड्यूटी सेस लग रहे हैं वो जीएसटी वाले नहीं। जीएसटी वाले क्यों नहीं? क्योंकि जीएसटी का जो टैक्स वगैरह आप देते हो वो उसका इनपुट मिलता है, मतलब उसका बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट कैसे मिलता है? मैंने आपको बताया था बेसिक चैप्टर में कि आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो पे करना पड़ता है आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब जो आपने लगाया माइनस आप पे लगा, नेट आप गवर्नमेंट को पे करोगे। तो जो ड्यूटी टैक्सेस आप टर्नओवर जोड़ के अगर वैल्यू लगाओगे तो वो तो आपको वापस मिल जाना उसका बेनिफिट, तो इसलिए उसको माइनस करवाया जा रहा है। दूसरा बी पॉइंट, एनी अमाउंट विच द सप्लायर इज लायबल टू पे, पहली बात, बट इनकर्ड बाय रेसिपिएंट एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सच सप्लाई, उसको नहीं, उसको लेना है, उसको लेना है, राइट, उसको लेना है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या था? कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी के अलावा जोड़ देना है, जीएसटी वाले नहीं जोड़ना है, ठीक है। एनी अमाउंट विच द सप्लायर लायबल टू पे, जिसको सप्लायर को पे करना ही करना है, राइट, लेकिन बट इनकर्ड बाय रेसिपिएंट, इनकर्ड बाय रेसिपिएंट लगा किसका? रेसिपिएंट का। पे कौन करेगा? सेलर। तो मेरी वैल्यू बिल्कुल बढ़नी चाहिए। एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, तो उसको हम जोड़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तीसरा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज पैकेजिंग, ये तो आप नॉर्मल समझ सकते हो, पैकिंग वगैरह खर्चे तो आप जोड़ोगे ही जोड़ोगे। इंटरेस्ट वगैरह, लेट फीस, पेनल्टी जोड़ोगे ही जोड़ोगे। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की सब्सिडी को नहीं लेना, अगर कोई और सब्सिडी मिली है उसको आपको सेल में लेना है, ये थोड़ा याद रखना है आपको। और उसके बाद एक्सक्लूड क्या करना है, क्या गलती हमसे होना जाए, एक्चुअली आप बस ये पढ़ लो कि क्या इंक्लूड नहीं करना, दोनों बॉक्स में आप ये नजर कर लो कि क्या इंक्लूड नहीं करना। तो डिस्काउंट अगर दिया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, डिस्काउंट को हटा देना है। बी कहता है डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई इफ सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर इनटू एट और बिफोर टाइम ऑफ सच सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक टू रेलेवेंट इनवॉइसेस। डिस्काउंट को माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सच डिस्काउंट established in term of an agreement entered into or before the item of टाइम ऑफ सच सप्लाई, मतलब वो डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं जो एग्रीमेंट का पार्ट है। सडनली डिस्काउंट दे रहे हैं उसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, एग्रीमेंट से पहले ही था, एग्रीमेंट का पार्ट है और उसको बिल में भी मेंशन किया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू आ गया ना, देखो जिसका इनपुट टैक्स मिलना है उसको नहीं लेना है। इनपुट टैक्स रिलेटिंग टू सच डिस्काउंट इज रिवर्स बाय द रेसिपिएंट, उसको हम वैल्यू सप्लाई में नहीं लेंगे। तो ये बॉक्स आप एक बार और पढ़ना, कोई डाउट आता है तो पूछना। नेक्स्ट कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखिए, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी 20,000, मिस्टर ए चार्जिंग पैकेजिंग चार्जेस 800, बताओ इंक्लूड एक्सक्लूड? इंक्लूड एक्सक्लूड अभी पढ़ाया था, पैकेजिंग मैंने कहा अभी था, बट ऑब्वियस है जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जोड़ देंगे। ए इज ऑल्सो पेइंग फ्रेट, भाड़ा है, ये भाड़ा है, फ्रॉम एस प्रेमाइसेस टू बीस प्रेमाइसेस। ए से सामान कहाँ जा रहा है? बी से। ए से सामान कहाँ जा रहा है? बी से, यानी ए को इसको इनकर करना पड़ेगा। वेदर पैकिंग चार्जेस और फ्रेट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड, पूछ रहा है, बिल्कुल जुड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सामान भेजने के लिए खर्च कर रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ, मेरी जेब से जाएगा, तो बोथ को इंक्लूड करेंगे बॉक्स नंबर 1 में। नेक्स्ट, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, मिस्टर ए ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 750 डिले इन पेमेंट डिटरमिन टैक्सेबल सप्लाई, अभी पढ़ाया था आपको, अभी पढ़ाया था कि डिले ऑफ पेमेंट में आपको इंक्लूसिव करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ देना है, राइट। टैक्सेस कौन सा वाला नहीं लेते? जो जीएसटी का है, बाकी टैक्सेस आपको लेना है, ठीक है। ये एग्जांपल आप एक बार देख लेना, एक और लास्ट देख लेते हैं। देखिए, Mr. A providing construction services to Mr. B. In addition to the consideration, Mr. Y is also supplying construction material to Mr. X. Determine value of supply. लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मिस्टर एक्स कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वाई के लिए, मिस्टर वाई इज ऑल्सो सप्लाइंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल टू मिस्टर एक्स। वाई का काम एक्स कर रहा है, लेकिन वाई जो है, वाई इज ऑल्सो सप्लाइंग, वाई जो है एक्स को कंस्ट्रक्शन का सामान मटीरियल खुद दे रहा है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या लें, कुछ तो उसको वापस ही मिल रहा है, तो क्या लिखा हुआ है? इन द गिवन केस वैल्यू ऑफ कंसेशन मटेरियल विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो उसको वैल्यू सप्लाई मिल रही है, जो मतलब माइनस करने की वो सोच रहा है, तो वो भी जुड़ जाएगी, मतलब कुल उसने कितना कंज्यूम किया, यानी कुल उसने कितना आइटम कंज्यूम किया, और ग्रॉस वैल्यू पे जीएसटी हम लगाएंगे। क्लियर? चले अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर कंसिडरेशन इज नॉट सोली इन मनी। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको।
वैल्यू ऑफ सप्लाई तब क्या होगी वेर कंसिडरेशन नॉट सॉलिड मनी, यानी कंसिडरेशन जो दिया जा रहा है सर्विस गुड्स के लेने के बदले में वो पैसे के अलावा कुछ और है, नॉट सोलली इन मनी, पूरी तरीके से पैसा नहीं है, कुछ पैसा है, कुछ किसी और फॉर्म में है या सारा किसी और फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पता नहीं चल रही तो क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ सप्लाईज आर मेड अगेंस्ट बार्टर एक्सचेंज और पार्शली इन मनी और पार्शली एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विस देन कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, सच केस में क्या करेंगे, ओपन मार्केट में पता कर लेंगे प्राइस। पहली बार इफ ओपन मार्केट नॉट अवेलेबल देन मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस मनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नॉट पेड इन मनी, तो दोनों को जोड़ देंगे, पैसा दिया प्लस बदले में क्या दिया उसकी वैल्यू क्या है, दोनों को जोड़ देंगे। If value of supply not determined, value of supply not determined as above, value of supply भी like kind quality, मतलब उसी के तरीके का दूसरा सामान कौन कितने में बेच रहा है। मैंने पेन बेचा, मेरे में प्रॉब्लम आ रही है वैल्यू निकालने में, तो सामने वाला उसी पेन को कितने में खरीदता बेचता है कोई और पार्टी। फोर्थ, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल एज अबव, तीनों केस में भी पता नहीं चल रही है, मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस अमाउंट इज मनी इक्वलेंट टू कंसिडरेशन इन मनी एज पर रूल 30 और 31। अब रूल 30 31 नीचे लिखे हुए, मतलब फिर से वही बात, जो दिया और जो कंसिडरेशन था उसकी वैल्यू। अब रूल 30 क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिटर्मिन विल बी हेल्प रूल 27 टू रूल 29, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी 110% ऑफ कॉस्ट। लो मत बताओ आप कितने बेच रहे हो, कितना क्या मिला, तो जो कॉस्ट होगी कॉस्ट को हम निकाल लेंगे कि जो सामान बेच रहे हो उसकी लागत कितनी है, लागत का 110% को मान लेंगे वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। या फिर रूल 31, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस नॉट डिटरमिन विल बी हेल्प रूल 27-30, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमिन यूजिंग रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन ऑफ द चैप्टर। तो जो भी हमें अप्रोप्रिएट लगेगा, हमें मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर्स होते हैं जीएसटी में, उनके पास जब केस जाएगा तो जो भी उनको रीजनेबल अमाउंट लगेगा, जो रियल प्राइस, वही कंसिडरेशन बताएंगे वो लोग। क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर ए ने सोल्ड किया न्यू बाइक 34,000 की इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड बाइक, अपनी बाइक दे दी 34,000 की, पुरानी एक और बाइक ले ली। ओपन मार्केट प्राइस ऑफ न्यू बाइक 52,000, ओल्ड बाइक कैन बी सोल्ड इन द मार्केट 20,000, जो बेचने वाली बात है उसको कितने बेच सकते हैं, 20 में। वैसे देखो उसने 34 में दी है लेकिन उसका प्राइस कितना ओपन मार्केट में 52, और जो दी है उसका मार्केट प्राइस 20। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी। तो क्या करेंगे हम जब ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल है और यहाँ पे बार्टर सिस्टम भी है, बदले में आप कुछ लेके दे रहे हो, तो जब ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल है तो उसको पकड़ लेंगे। जो हमने ऊपर 4 केस करे थे, ये देखो यहाँ पे 4 केस, तो ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल है 52,000 को हम क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक और देखिए, मिस्टर इज सोल्ड अ न्यू बाइक 34 एक्सचेंज ऑफ ओल्ड बाइक, ओपन मार्केट प्राइस नॉट अवेलेबल। लो जी, प्रॉब्लम, ओल्ड बाइक कैन बी सोल्ड इन द मार्केट 20,000, लेकिन ये पता है ओल्ड बाइक को, सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है, जो 52,000 दिया था वो अवेलेबल ही नहीं है। डिटरमिन वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, यही पढ़ा था हमने। ये देखो, जो मिला और जो आपने दिया उन दोनों की वैल्यू को जोड़ दो। जो मिला, कितने का मिला, 20,000, सॉरी कितने का मिला 34, कितने का दिया उसकी वैल्यू 20, दोनों को जोड़ के आपकी वैल्यू ऑफ कंसेशन 54। ठीक है, बाकी एग्जांपल आप करेंगे, डाउट पूछेंगे। 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। आ गई बात फिर से वही, डिस्टिंक्ट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने में खरीद बेच रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, रिलेटेड पर्सन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड सर्विस टू बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। एक बार फिर से बोलने को बता रहा है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या होगा, इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट शैल बी सच ईच रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है, दो लोग हैं, दो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, दो डिस्टिंक्ट एंटिटीज। क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, एक ही पर्सन ने एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर लेके बिजनेस कर रहा है, क्या कर सकता है, हाँ कर सकता है। दो ऑफिस के हिसाब से ले रखे हैं या दो स्टेट के हिसाब से ले रखे हैं, तो क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट, चाहे एक स्टेट में कर रहा हो, दो स्टेट में कर रहा हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सजेशन बी ए डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसको हम डिस्टिंक्ट मानेंगे, चाहे भले एक ही आदमी के दो नंबर है। मतलब एक ही पर्सन के अगर दो खाते हैं तो हम दो पर्सन मान के चलेंगे कि वो दो आदमी है।
तरीके से जीएसटी नंबर 2 ले रखे हैं आपने, आप एक ही पर्सन हो तो हम दो एंटिटी मानेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और वेयर द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट आर रिलेटेड। अब हो क्या रहा है, एक पर्सन ने 2 जीएसटी नंबर ले रखे हैं और अपने एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब आपस में ही कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, यही वाली प्रॉब्लम आ रही है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लें। तो फिर सिंपल जो ऊपर पढ़ा था वही रूल लगा दो, ओपन मार्केट का प्राइस ले लो। नहीं मिल रहा है तो जो काइंड में दे रहा है क्वालिटी क्वांटिटी उसकी वैल्यू ले लो। फिर भी नहीं मिल रहा है तो क्या करो, रूल 30 और 31 लगा दो। रूल 30 31 क्या कहते हैं, रूल 30 और 31 क्या कहते हैं, इफ गुड्स आर इंटेंटेड फॉर फर्दर सप्लाई as such by recipient then the value shall option of supply 90% of amount charge for supply of like kind and quality from customer related party। अब यहाँ पे 90% डिस्टिंक्ट एंटिटीज में 90% है और ऊपर हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें 110% था। देखिए 110% यहाँ पे नॉर्मल केस में वैल्यू सप्लाई डिटरमिन नहीं है तो 110% ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 90% ऑफ ट्रांजेक्शन, 90% ऑफ ट्रांजेक्शन। दिस वन at the option of the supplier 90% of the amount charged for supply of like kind and quality from the customer। क्लियर, एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। A principal supply groundnut oil to his agent, and agent is supplying groundnut oil of like kind and quality of subsequent supplier at the price 5,000 per quintal on per day। Another independent supplier supplying coconut groundnut oil like and kind quality said agent at 4550। तो यहाँ पे वैल्यू सप्लाई क्या लेंगे हम, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय प्रिंसिपल कितने में सप्लाई कर रहा है 4550 पर क्विंटल, और वेयर ही एक्सरसाइज द ऑप्शन द वैल्यू शैल बी 90%। 90% किसका, 90% उसकी खुद की सप्लाई का यानी 5000 का। तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे होगी, ठीक है, यानी अपनी ही खुद की ट्रांजेक्शन का 90%। ये वाला केस ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट केस। अब यहाँ पे केस ही बदल गया। अब यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन थी वो एक नॉर्मल सिनेरियो था, यहाँ तक अलग। अब यहाँ पे जो रूल है अपने अपने पर्टिकुलर रूल्स हैं। किसके लिए, पहला हाउ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड सप्लाई। स्पेसिफाइड सप्लाई पहला क्या आता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जहाँ पे हम फॉरेन रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ के लिए क्या बोला गया है, अलग से रूल बोला गया है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालनी है ये देख लो आप। जब आप किस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, कन्वर्जन ऑफ करेंसी ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या देखना है, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है, आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो बाइंग सेलिंग रेट ऑफ आरबीआई नंबर ऑफ यूनिट जो करेंसी थे, सिंपल वैल्यू कैसे निकल के आएगी, जितनी करेंसी जितनी यूनिट सोल्ड की आपने, मान लीजिए $50 $60 एक्सचेंज किया आपने, इनटू आरबीआई का रेफरेंस जो वैल्यू ग्रॉस निकल के आएगी वो आएगी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, वो होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई और उस पर लगाएंगे जीएसटी का रेट। अगर आरबीआई रेफरेंस अवेलेबल नहीं है तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी इंटू 1% प्रोवाइडेड या रिसीव्ड, मतलब भारतीय अमाउंट को निकाल लेंगे। पीछे डॉलर अवेलेबल था तो निकाल लिया, अब डॉलर अवेलेबल नहीं हो पा रहा, आरबीआई का कोई रेफरेंस रेट नहीं है, तो इंडिया में इंडियन रुपी में कितनी ट्रांजेक्शन की उसका 1% सीधा आपको टैक्स दे देना है, ठीक है जी। चलो आगे क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, नीदर ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपी 1% ऑफ लेसर of 2 amount received by converting any of 2 currency in the Indian rupee RBI reference rate। मतलब 1% तभी लेना है जब आपके पास फॉरेन करेंसी का अमाउंट डिटरमिन नहीं है। चलो जी नेक्स्ट केस, दूसरा केस, पर्सन कैन ऑल्सो ऑप्ट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग मैनर फॉर अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑल्सो पे ऑप्शन नॉट विदड्रॉन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको ऊपर का ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ। 1 लाख तक का रुपी में वैल्यू एक्सचेंज है तो 1% दे दो, किसका, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 250, सब्जेक्ट टू मिनिमम 250। ये सीधा 1 लाख तक की ट्रांजेक्शन करी है आपने, 1% दे दो, 1% दे दो आप।
1 लाख से 10 लाख तक की ट्रांजेक्शन करेंसी का एक्सचेंज है तो 1000 तो फिक्स हो ही गया पिछली टेबल से, प्लस 0.5% ऑफ एक्स्ट्रा, 0.5% ऑफ एक्स्ट्रा जो आपने वैल्यू एक्सचेंज किया। 10 लाख से भी ऊपर चले गए तो 5500 तो पिछली टेबल से एक्स्ट्रा हो गया, पहली टेबल से 1000 और इस टेबल से कितना 45, तो 5500 प्लस 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 60,000। तीसरे केस में कहता है कि 60,000 से ज़्यादा आपका करेंसी एक्सचेंज में वैल्यू ऑफ सप्लाई हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। नेक्स्ट केस देखिए, एयर ट्रेवल एजेंट है आप क्या करते हैं, टिकट वगैरह बनवाते हैं, होते हैं रेलवे की वगैरह टिकट बनवाते हैं, तो वो भी तो बिजनेस कर रहे हो आप। तो उसमें आपको कैसे पता, हम कैसे पता लगाएं कितनी आपने ट्रांजेक्शन की। तो अगर आप डोमेस्टिक बुकिंग करते हैं तो जितनी बुकिंग आपने की होगी 5% उसका आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई माननी है। इंटरनेशनल बुकिंग करते हो तो जितनी बुकिंग आपके पास हुई होगी इंटरनेशनल बुकिंग का, उसका 10% बेसिक फेयर का हम ले लेंगे एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। फटाफट आगे आ जाइए। इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं आप, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं आप, तो जितनी प्रीमियम आप रिसीव करते हैं, देखिए एक केस, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज लेस एनी अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर इफ सच अमाउंट इज इंटीमेटेड। ग्रॉस अमाउंट चार्ज लेस एनी अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर। तो इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं आप, लाइफ इंश्योरेंस, जितनी प्रीमियम कलेक्ट हुई प्लस जो भी आपने उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा, इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एनुटी पॉलिसी, ये डिफरेंट प्लान है, ये आपको ऐसे ही याद करना है। डिफरेंट प्लान्स में एक प्लान है कौन सा, एनुटी प्लान, तो उस केस में क्या होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एनुटी पॉलिसीज अदर देन अबव 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। यहाँ सीधा 10% आपको ले लेना है अपनी टोटल सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जो अभी आपको रिसीव होगी। और अदर केस फंसते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ए में जाएगा बी में, तो पॉलिसी तो करते ही हो आप, तो क्या कर देना है आपको 25% ऑफ फर्स्ट प्रीमियम का दे देना है, और उसके बाद जो प्रीमियम आएगी उसका 12.5% आपकी क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बात समझ में आ रही है। तीसरा केस सिंपल है, देखिए अदर केस वाला, पहली जो प्रीमियम कस्टमर देता है ग्राहक बनते टाइम में, तो 25% उसका क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें जीएसटी लगाएंगे। और सब्सिक्वेंट प्रीमियम जब देता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, लाइफ टाइम जो भरता रहता है बेचारा अपनी कमाई का, उसका 12.5% लेंगे। द अबव प्रोविजन आर नॉट अप्लाइड इफ एंटायर प्रीमियम पेड इज ओनली टूवर्ड्स रिस्क कवर। रिस्क कवर के लिए सिर्फ पेमेंट कर रहा है, कोई उसका यहाँ पे सेविंग प्लान नहीं है, उससे कोई पैसे उसको फ्यूचर में नहीं मिलने वाले जैसे कि मिलते हैं बहुत सारे। तो फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट बिटवीन यहाँ पे कहाँ पे था, या द अबव प्रोविजन मतलब कहता है ये एप्लीकेबल नहीं है जो परसेंटेज हमने पढ़ी है, अगर क्या है वो रिस्क कवर ही लेता है तो। फोर्थ आ जाइए, वैल्यू ऑफ सप्लाई इनकेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स खरीदी बेचिए तो आपने तो प्राइस पता ही नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू बायर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। ये तो हम चैप्टर पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि सेकंड हैंड गुड्स जब आप परचेज करते हो अगर उस पर टैक्स लग गया तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है सेकंड हैंड गुड्स में हम क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। आपका कोई परचेज प्राइस रहा होगा और उसका डिफरेंस। वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा हायर परचेज, उसमें क्या करता है जो गाड़ी खरीदता है वो क्या करता है, डिफॉल्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है वैल्यू सप्लाई में, वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस फ्रॉम डिफॉल्टिंग borrower not registered for the purpose of recovery of loan debt, purchase price of goods is reduced by 5% of each quarter or part thereof between purchase date and disposal date by person such making repossession। अब ये क्या है, क्वार्टरली जैसे किस्तें भरते हैं आप, तो हर क्वार्टर की किस्तों के हर क्वार्टर का 5% डिडक्ट होता जाएगा। ये वाला केस थोड़ा सा टिपिकल है, ये वाला जो पढ़ा है अभी रिपोजिशन का, आप इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तभी समझ में आएगा। तो अभी इतना समझो आप, वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस के केस में फ्रॉम डिफॉल्टिंग बॉयर नॉट रजिस्टर्ड भी नहीं है तो क्या होगा, परचेज प्राइस ऑफ गुड्स रिड्यूस बाय, परचेज प्राइस ऑफ गुड्स जो भी कार आपने खरीदी होगी रिड्यूस बाय 5% फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ बिटवीन परचेज डेट एंड डिस्पोजल डेट बाय द पर्सन मेकिंग सच रिपोजिशन। जब से ली होगी तब से कितने साल हो गए ये देखो, और हर साल में कितने क्वार्टर बीत गए उसका 5% जोड़ो, उतने परसेंट माइनस कर दो, हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ अ टोकन, वाउचर, कूपन, स्टैम्प अदर देन पोस्टेज स्टैम्प, तो क्या होगा छोटी मोटी सप्लाई में, विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ मनी वैल्यू
ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट सच स्टॉक टोकन। सिंपल, अगर कोई टोकन, कूपन, वाउचर से अगर आप उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, जितने में वो रिडीम होता है, मतलब जितना बेनिफिट आप उसका ले लेते हो। तो यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल हम ये वाला देखते हैं सेकंड। देखो, मिस्टर ए ने सोल्ड की कार फाइनेंस, मिस्टर ए सोल्ड अ कार ऑन फाइनेंस टू मिस्टर बी 1/1/2018 को 50,000 की। ड्यू टू डिफॉल्ट बी कार रिप्रोसेस हो गई 30/6/2018। अब डेट रेलेवेंट है। मिस्टर ए सेल्स द कार ऑन दिस डेट, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब हम क्या करें जी, ए भाई साहब ने वैल्यू कार सेल कर दी, अब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना चाहते हो। सेलिंग प्राइस ऑफ कार कितना है, देखो आप, सेलिंग प्राइस ऑफ कार कितना है, कितने में ए ने बी को दी थी, 50,000 इनिशियल फर्स्ट लाइन वाला सेल प्राइस। उसमें से कितना टाइम बीत चुका है, देखो 1/1/18 से 30/6/18, यानी कितने क्वार्टर बीत गए, 5% ईच क्वार्टर माइनस करना है हमको। तो 1/1/18 से सेल कब किया आपने, सेल कब किया 9/8/2018, तो कितने महीने ऑलमोस्ट हो गए, ये हो गए आपके 8 महीने। 8 महीने में कितने क्वार्टर चले जाएंगे, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, 2 क्वार्टर हो गए प्लस 2 महीने, तो 3 क्वार्टर हो गए। तो 5 × 3%, 5% ईच क्वार्टर का है, तो 3 क्वार्टर फंस रहे हैं, 3 पूरा नहीं है लेकिन तीसरे में आ चुके हो आप, 3 15% कितने का, 15% कितने का, 50,000 में से लेस कर दो, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 50,000 सेल में से कितना माइनस करना है, 15%, 3 क्वार्टर का 15% और 50,000 7542, 42,500 द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब आ जाओ जी नेक्स्ट प्रोविजन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, पूर्णतः आप किसी की एजेंसी के रूप में काम करते हैं। पहले आप ये देखो प्योर एजेंट है क्या, प्योर एजेंट किसको मानते हैं, तो पहले आप ये देखो प्योर एजेंट, फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड। फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड, कौन कौन सी, पहला कॉन्टेक्चुअल एग्रीमेंट विद रेसिपिएंट, नो टाइटल ऑफ गुड्स और सर्विस, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं किसी और के भी हाथ में करता हूँ। नो यूज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन हिज ओन इंटरेस्ट, मैं अपने हिसाब से नहीं करता। रिसीव ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स और सर्विस, मैं तो जी अपना सारा हिसाब किताब अपने प्रिंसिपल को देता हूँ। इसका मतलब पूर्णतः एजेंसी बिजनेस में काम करते हो। तो क्या होगा प्रोविजन, मेन पे आइए आप, मेन प्रोविजन, any cost incurred by supplier on behalf of the recipient as a pure agent shall not form part of value of supply if the following condition are satisfied। तो एजेंट के बिहाफ में नहीं लेंगे, एजेंट से हम नहीं लेंगे। any cost incurred by supplier on behalf of recipient as a pure agent shall not form part of supply if the following condition satisfied। पहला, supplier acts as a authorized pure agent of the recipient of supply। दूसरा, कॉस्ट इनकर्ड एज प्योर एजेंट शुड बी सेपरेटली मेंशन इन द इनवॉइस। तीसरा, सप्लाई ऑफ प्योर एजेंट शैल बी एडिशन टू सर्विसेज ही सप्लाइज ऑन हिज ओन अकाउंट। तीनों चीज़ें देखिए आप, तीनों चीज़ें देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब किस चीज़ का आंसर हम पढ़ रहे हैं, आंसर अब पढ़ रहे हैं कि यहाँ से देखिए, एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट एज अ प्योर एजेंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन सी, सप्लाई का पार्ट नहीं मानेंगे क्योंकि हम प्रिंसिपल को मानेंगे सप्लायर एक्ट एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो एजेंट को सप्लाई नहीं माननी, एजेंट की सप्लाई को सप्लाई नहीं माननी। कॉस्ट इनकर्ड एज प्योर एजेंट शुड बी सेपरेटली मेंशन इन द इनवॉइस, में मेंशन कर देता हूँ भाई मेरा खर्चा ये है। और सप्लायर ऑफ प्योर एजेंट शैल बी इन एडिशन टू द सप्लायर इन ओन अकाउंट। सप्लाई जो मैं करता हूँ, सप्लाईज ऑफ प्योर एजेंट शैल बी इन एडिशन टू द सर्विसेज ही सप्लाइज ऑन हिज ओन अकाउंट। मैं अपने तरीके से सप्लाई करता हूँ वो अलग है, और ये मेरे प्रिंसिपल की है। तो बात समझ में आई। तो जो प्रिंसिपल होगा, जो मालिक होगा, उसकी वैल्यूएशन रोल होंगे उस तरीके से जैसे हमने पीछे पढ़ा है, उस तरीके से वैल्यू करेंगे। बस प्योर एजेंट का केस हम देख लेंगे, प्योर एजेंट है तो नहीं, प्योर एजेंट का केस है तो नहीं। क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन देखो जी, XYZ कंसल्टेंसी फर्म इज इंगेज टू रजिस्टर कंपनी फॉर ए लिमिटेड। एक फर्म है, कंपनी ए को रजिस्टर करने जा रही है। अदर देन प्रोफेशनल फीस, XYZ कंसल्टेंसी ऑल्सो रिकवर फीस पेड टू ROC ऑन बिहाफ ऑफ ए लिमिटेड डिटरमिन वैल्यू ऑफ सप्लाई।
आरओसी का कुछ काम था, कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी थी, पैसा आरओसी को भी जाना है, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, मतलब मेरे पास पैसे नहीं आने, वो कहाँ जाएंगे, आरओसी गवर्नमेंट को। मैंने पैसे कैसे मांगे, मेरी फीस अलग, आरओसी की अलग। तो ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। अब आप खुद बताओ, आरओसी की फीस क्या मेरी जेब में आई है, नहीं, वहाँ चली गई, तो उसको क्या लेना चाहिए, नहीं। तो देख लो यहाँ पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी अमाउंट चार्ज एज प्रोफेशनल फीस, recovery of fees paid to ROC is merely acting as a pure agent in the payment of those. Therefore, XYZ consultancy recovery of such expenses is a disbursement and not form part of supply. कभी कभी प्रोविजन टफ लगता है तो एग्जांपल देख लेना चाहिए। आरओसी को जो पैसे मैंने दिए वो आपकी पॉकेट से लेके दिए और प्लस अपनी फीस ली, तो वैल्यू सप्लाई दोनों को जोड़ के नहीं लेनी, क्योंकि उसका पैसा उसको गया। जो सिर्फ मुझे आई है प्रोफेशनल फीस, वो है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू डिटरमिन एमआरपी बेस प्रोडक्ट। एमआरपी पर सिंपल कर देना है, अगर कोई वैल्यू दी हुई है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो उसमें लिखा होता है ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका मतलब होता है कि अलग से जीएसटी वगैरह नहीं देना आपको, सब कुछ में जुड़ा है। तो वैल्यू ऑफ जीएसटी में ऑलरेडी लगा, तो हम सिर्फ वैल्यू ऑफ सर्विस कैसे निकालेंगे, प्योर वैल्यू सर्विस कैसे निकालेंगे, जीएसटी को हटाना है ना, तो कैसे कर देंगे, एमआरपी जितना है डिवाइड बाय कर देंगे 100 प्लस रेट इंटू 100, तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, चलो ये हो गया। इस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ देखो, प्रोडक्ट कितने का है 1050 का, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव जीएसटी बोले तो क्या कह रहा है, रेट ऑफ सीजी एंड एसजी दोनों 2.5% लगे हुए हैं, तो दोनों 2.5 लगे मतलब 5% लगे, मतलब 1050 105% है, तो 100% कितना होगा, फॉर्मूला लगा दो, 1000 क्या है वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ गए, 1000 वैल्यू ऑफ सप्लाई है, 1000 पे टैक्स लगा होगा 50 रुपये, तो कितना बन गया 1050। हमें अलग क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू अलग करनी। ठीक है, ओके ओके ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 से देखो, यहाँ पे छोटे छोटे केसेस बचे हैं वैल्यूएशन के, वो भी कर लेते हैं, तो हमारा वैल्यूएशन का टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन चुकी है, बट कोई बात नहीं, आप इसको स्पीड करके भी देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप देखना तो नॉर्मल स्पीड में देखना, तेज़ मत करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिविजन ही करा रहा हूँ। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई क्या होगी अगर फ्री सप्लाईज की जा रही है, मतलब फ्री सप्लाई ही है पहले से ही। राइट, दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू फ्री सैंपल्स में क्या होगा, जो फ्री सैंपल आपने बांटे हैं, जो फ्री सैंपल बांटे उस पर टैक्स नहीं लगाया होगा, लेकिन उसमें टैक्स तो लगा हुआ है ना, जब परचेज किया होगा उसमें तो टैक्स लगा हुआ है। और फ्री प्रमोशनल आइटम विद टैक्सेबल प्रोडक्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो चलो फर्स्ट देखते हैं। ए, अगर फ्री सप्लाईज की गई है तो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड सर्टेन एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। देखो, भले आपने फ्री सप्लाई की है, लेकिन हम इसको टैक्स लगा रहे हैं, कैसे, हम क्या किस बेस पर लगा रहे हैं, चाहे भले आपने विदाउट कंसिडरेशन किया। तो वैल्यू क्या लेंगे, हम वैल्यू लेंगे परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज़ बीन availed on such asset. In case ITC has not been availed, it does not fall into the criteria. ये वर्डिंग्स कह रहा है, ध्यान से समझो, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स आपने कर दिया, आपने कोई बिजनेस का एसेट ही बेच दिया, लैंड बिल्डिंग मशीनरी बेच दी, आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, और इस पर आईटीसी ले लिया, मतलब जब परचेज किया होगा तो टैक्स लगा, उसका इनपुट ले लिया, तो इन केस आईटीसी हैज़ नॉट बीन अवेल्ड इट डज नॉट फॉल इनटू क्राइटेरिया। मतलब अगर आपने कोई एसेट परचेज़ किया है और उसके डिस्पोजल अगर आप करते हैं, उसका सेल करते हैं, तो क्या है इसमें, इसका मतलब क्या है, सिंपल कि भैया अगर आपने कोई एसेट परचेज़ किया था, उस पर टैक्स लगा था, उस पर इनपुट आपने ले लिया और आप सेल कर रहे हैं, चाहे भले आपने सेल किया हुआ है, तो उस पर हम उसकी वैल्यूएशन हम वैल्यूएशन जीएसटी के लिए करेंगे और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो, इट कवर्स सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स
और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। गुड्स एंड सर्विस के लिए बोल रहा है कि चाहे आप रिलेटेड पर्सन के बीच में करो, चाहे डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में करो, फ्री सप्लाईज पे आपको टैक्स देना है, फ्री सप्लाईज पे आपको टैक्स देना है। हैंस फ्री सैंपल्स टू अनरिलेटेड पर्सन आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। क्राइटेरिया of taxable supply is not fulfilled in case of free sample. If supply has not been done, taxable event will not arise. देखो क्या कहता है, thus free sample are not liable to GST as same is not supply. लास्ट में क्या कहता है कि अगर यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई, लास्ट में देखो हैन से क्या कहता है, फ्री सैंपल टू अनरिलेटेड पर्सन को मैंने बांटा है। देखो जहाँ पे मुझे डाउट होगा वहाँ पे मैं जीएसटी लूँगा ना। जहाँ पे आपने फ्री सैंपल बांटा और लगता है सच में ही आपने फ्री सैंपल बांटा है और इससे कोई आपका रेवेन्यू, कोई आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपने सच में दान पुण्य किया है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए कहता है हैंस फ्री सैंपल टू अनरिलेटेड पर्सन को बांटा आपने कि कोई जानता नहीं है आपको वो, एंड नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, और सप्लाई की डेफिनेशन में भी वो नहीं आता जो आपने दिया। क्राइटेरिया ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज नॉट फुलफिल्ड इन केस ऑफ फ्री सैंपल। इफ सप्लाई हैज़ नॉट बीन डन, टैक्सेबल इवेंट विल नॉट अराइज। तो इस तरीके से सारी चीज़ें फेवरेबल हो रही हैं, तो फिर फ्री सैंपल पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो क्योंकि सप्लाई नहीं, सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं, रिलेटेड पर्सन को नहीं, तो फिर फ्री सप्लाई को फ्री सप्लाई मान के विदाउट टैक्स उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल एक बात और कही हुई यहाँ पे, फ्री सैंपल टू रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन आर टैक्सेबल एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमिन अकॉर्डिंग टू रूल 28। आ गया ना भाई, रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो, हमें बोल रहे हो फ्री सैंपल है, लेकिन हमें डाउट है, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या निकालेंगे, रूल 28 के अकॉर्डिंग। जो दो रूल पढ़े हमने, रूल 28, 29। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू फ्री सैंपल्स। अच्छा, फ्री सैंपल्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या सेटलमेंट करेंगे, हमने तो फ्री सैंपल बांटा, उस पर जीएसटी नहीं लगा है, लेकिन उस पर टैक्स तो लगा हुआ है ना। तो जो टैक्स लगा हुआ है उसका बेनिफिट लें कि न लें, कैसे लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 17(5)(h) of IGST Act provide that no input tax credit is available if goods are lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free sample। लो जी, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, जो गुड्स कैसे लॉस्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, फ्री सैंपल बांट दिया, गिफ्ट दे दिया, तो नहीं। हैंस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज इन फ्री सैंपल शुड बी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। ये गलती मत कर देना, अगर कहीं गलती कर दी तो फिर वही जीएसटी की कंप्लायंसेज में हमारे पास पेनल्टी का प्रोसीजर लगेगा। लास्ट, फ्री प्रमोशनल आइटम विद टैक्सेबल प्रोडक्ट। फ्री प्रमोशनल आइटम, अब क्या हो रहा है ध्यान समझो, टूथपेस्ट में टैक्स है, टूथब्रश में नहीं। एग्जाम्पल, अब आप क्या कर रहे हो, एक आइटम बेच रहे हो टैक्सेबल, उसके साथ आइटम दे रहे हो जिस पे जीएसटी नहीं, तो फिर क्या होगा, तो वैल्यूएशन कैसे होगी, ये वाला पॉइंट है। देखो लिखा है ना, फ्री प्रमोशनल आइटम विद टैक्सेबल प्रोडक्ट। अच्छा, इफ अ फ्री प्रमोशनल आइटम इज प्रोवाइडेड along with taxable product, then the consideration for the taxable प्रोडक्ट ओनली बी चार्ज फ्रॉम दी कंज्यूमर। तो हम क्या मानेंगे, जिस पे टैक्स है उसी की ट्रांजेक्शन वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द प्रमोशनल आइटम देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द लॉ, हैंस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द प्रमोशनल आइटम अलॉन्ग विद द टैक्स प्रोडक्ट अवेलेबल। यहाँ पे दोनों का मिल जाएगा, टूथब्रश पे भी जीएसटी आपने दिया होगा, पेस्ट पे भी दिया होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू सिर्फ पेस्ट की लेंगे क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई है और उस पर जीएसटी है ना। और ब्रश पे क्योंकि वो फ्री सैंपल आप दे रहे हो, उसके साथ में दे रहे हो, तो उस पर इनपुट टैक्स हम बेनिफिट देंगे। ओके, एग्जांपल देखो, मिस्टर इज सेलिंग अ सेट ऑफ सोप विच प्रोवाइड ऑफर ऑफ बाय वन गेट वन फ्री, कंसिडरेशन चार्ज फॉर द सोप ऑफ 30, व्हाट विल द टैक्सेबल वैल्यू। दो सोप दे रहे हो एक साथ एक फ्री, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 30 है, एज कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर, जो भी आप कस्टमर से लोगे। अब ऊपर के एग्जांपल में जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे वो क्या है, टूथपेस्ट दे रहे हो फ्री, टूथपेस्ट दे रहे हो चार्जेबल, ब्रश दे रहे हो फ्री, तो वैल्यू किसकी लगाएंगे, सिर्फ टूथपेस्ट ही, क्योंकि टूथब्रश का प्राइस आप ले ही नहीं रहे हो। लेकिन अगर आप दोनों का ले लोगे तो दोनों की वैल्यू जोड़ के टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगी। क्लियर। लास्ट, प्योर एजेंट, टैक्सेबिलिटी ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू अ प्योर एजेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर हमने प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट देखा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एजेंट के तरीके से काम कर रहा है उसको क्या मिल रहा है, उसने जो खर्चे किए होंगे उस खर्चे को उसकी वापसी हो रही है।
खर्चों का रिम्बर्समेंट हो रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली एक्सपेंसेस, देखो लिखा हुआ, मैं मैटर पढ़ रहा हूँ। नॉर्मली एक्सपेंसेस incurred by supplier of goods and services or both are reimbursed by the recipient would be included in the transaction value of the supply for the purpose of levy and collection of GST। जो भी खर्चे आपको वापस मिल रहे हैं, ठीक है, तो खर्चा जो आपने किया आपकी पॉकेट से कहाँ गया, आपको रिम्बर्स हो गया, तो उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू में हम लेंगे। हाउएवर द सप्लायर ऑफ सर्विसेज मेयरली एक्ट एज एजेंट और प्योर एजेंट, देन सच एक्सपेंस रिम्बर्स वुड नॉट बी इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर मैं प्योर एजेंट तरीके से काम करता हूँ तो फिर जाहिर सी बात है प्रिंसिपल मुझे सारे खर्चे वापस करेगा, तो फिर उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू में नहीं लेना। एज पर रूल 33, the expenditure or cost incurred by the supplier as a pure agent of the recipient of supply services shall be excluded from the value of supply if, नहीं लेंगे कब, पहला, सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट, वही टॉपिक चल रहा है, of the recipient of supply when he makes payment to the third party for the services procured as the contract for supply made by third parties between third party and the recipient of supply। The recipient of supply uses the services so procured by the supplier। recipient क्या कर रहा है, recipient of supply uses the services so procured, जो उसने सर्विस ली उसको यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो लेना है। recipient of supply liable to make payment to a third party, उसको आगे फर्दर पेमेंट करनी है। the recipient of supply authorize the supplier to make payment on his behalf, वो सच में ही प्रिंसिपल का काम कर रहा है। एंड fifth point, recipient of supply knows that services for which payment has been made by the supplier shall be provided by the third party। उसे पता है ये किसी और के थ्रू ट्रांजेक्शन है, थर्ड पार्टी कोई और है। और the payment made by the supplier on behalf of the recipient of supply has been separately indicated in the invoice। अलग से लिखा हुआ है कि ये इसका एक्सपेंस है, राइट। supplier recovers from the recipient of supply only such amount as has been paid by the third party। तो ये सारे पॉइंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्योर एजेंट का जो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये कोई फ़ायदा नहीं, इससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती। ऊपर जो प्योर एजेंट हमने पढ़ा था वो पढ़ना है, राइट। फिर से प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है बार बार, राइट। तो ये बस लास्ट ही टॉपिक है प्योर एजेंट का, मैंने आपको बता दिया। इनिशियल थ्योरी जो हमने की थी वो आपको करनी। एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। डिफाइन द टर्म प्योर एजेंट, फिर से मीनिंग आ गई। प्योर एजेंट कौन है, वो पर्सन है। पहला पॉइंट कहता है, ए पॉइंट देखो, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू एक्ट एज ए प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं एजेंट हूँ, मैं तेरे लिए काम करूंगा और तेरे भी हाथ में खर्चे इनकर करूंगा, बाद में दे देना, तो मैं प्योर एजेंट हूँ। दूसरा, नीदर इंटेंड टू होल्ड नॉर होल्ड एनी टाइटल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सो प्रोक्योर्ड और प्रोवाइडेड एज प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट सप्लाई। जो सर्विस आप देते हो मैं उसको भी डील नहीं करता, बस आपके भी हाथ में काम करता हूँ, तो मैं प्योर एजेंट हूँ। does not use for his own interest such goods or services so procured and receive only the actual amount incurred so procure सच गुड्स और सर्विसेज। कोई एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं करता और जो आप गुड्स सप्लाई करते हो उसी को ही सोल्ड करता हूँ, यानी ब्लैंकली आप ही के बिहाफ में काम करता हूँ, आप ही के डायरेक्शन में काम करता हूँ, तो आई एम एज अ प्योर एजेंट। क्लियर, खत्म। ये एग्जांपल आप देख लेना, यहाँ पे जो दिया हुआ है वेरी इजी एग्जांपल है। तो इस तरीके से हमने वैल्यूएशन का टॉपिक को तेज़ी से कर लिया। हो सकता है कहीं पे मैंने फोकस कम किया है, बट आपको थ्योरी ध्यान से पढ़नी है। जहाँ पे भी डाउट्स आए उसको मार्क करके आस्क मी इंस्टेंटली ऑन व्हाट्सएप और यू कैन ऑल्सो कॉल। उसके बाद जो कंसेप्ट है वो है एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी नेक्स्ट वीडियो से लेंगे। चलो जी, बाय बाय।